नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में स्वागत है आपका। ये आपका कृषि और पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन इसमें है, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। और इससे एक क्वेश्चन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये आपका सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को सीखने को मिलेंगी, हमें देखेंगे। ठीक है, फैक्चुअल है और एक ही क्वेश्चन से काफ़ी क्लियरिटी आ जाती है। और भी अगर क्वेश्चनों के लिए तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है। और लाइक जरूर कीजिएगा। ये चलिए चलते हैं और कमेंट में प्यार से अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से या फिर पानी के? आंसर दिया हुआ है तो हम इसे ऑप्शन को ना पढ़ते हुए, क्योंकि वीडियो इससे लंबी होगी तो कोई मतलब बनता नहीं जब ऑप्शन सामने है। तो दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से प्रगति से है, जिसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, आपको एक नई जानकारी मिली कौन है जो ऑपरेशन फ्लड से किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। और उनके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, वाइट रेवोल्यूशन भी जानते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है? ऑपरेशन फ्लड, श्वेत रेवोल्यूशन। ठीक है, वर्गीय कुरियन के जनक के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो ये पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है, कृषि की वह प्रति जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन केवल दुधारू गाय या भैंस तक ही सीमित है या डेयरी उद्योग को सम्मिलित किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। इस प्रकार फसलों उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो वह मिश्रित कृषि की श्रेणी में आता है। ठीक है, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? तो ये सुरती पाई जाती है। कौन सी? सुरती पाई जाती है। भैंसों की सुरती नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। यह भैंस प्रमुख दुधारू नस्ल होती हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात में गिरी नस्ल की जो भैंस है वही पाई जाती है, दुधारू नस्ल की। तो गुजरात में कौन सी नस्ल पाई जाती है? सुरती पाई जाती है। ठीक है, और साथ में गिरी जो नस्ल है वही मिलती है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1960 में होती है। कब होती है? 1960 में होती है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, उधमपुर जिला, उत्तराखंड। ठीक है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था। ठीक है, क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था। वर्ष 1972 में इसका नामकरण उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर ही किया गया था। इस विद्यालय को भारत के हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में इसे जानते हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में भी जानते हैं। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं को चारा उपभोग कम करके अपने दूध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो वो आहार संतुलन की पूर्ति में वृद्धि करके वो ऐसा कर सकता है। पशुओं के चारे की गुणवत्ता में वृद्धि तथा इनमें से पोषक तत्वों में वृद्धि करने के पश्चात चारे की मात्रा कम होने पर भी दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पोषक की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद चारे की मात्रा कम भी हो तो भी दूध की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों से अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो ये केवल रबी के लिए होती है। ठीक है, केवल रबी के लिए होती है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसलों के उत्पादन में सहायक होती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण कर भारत में वर्षा करते हैं। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है ये रबी फसल के लिए होता है, और ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और कैस्पियन सी है उससे ग्रहण करते हैं आर्द्रता को, और भारत में फिर उसके बाद ये वर्षा कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन की कटाई जैसी कुछ गतिविधियों किससे संबंधित है? तो ये भेड़ पालन से हैं। ठीक है, हमने देखा होगा बाल उनके बनते हैं, उनके एकत्रित करते हैं, फिर उनकी ऊन की कटाई करते हैं, उससे फिर वस्त्र बनाते हैं, या और बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन की कटाई जैसी गतिविधियों में भेड़ पालन संबंधित है। भेड़ मुख्य रूप से ऊन तथा मांस के लिए पाली जाती हैं।
तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है, तो यही वाला आपका कथन सत्य है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य फसलें हैं जो भोजन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें कुछ तिलहन के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उपटन उद्योग में भी कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तिल उत्तर भारत में खरीफ की और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। यदि खदानों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपने मानकों के अनुसार खदानों में सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षित आर्द्रता निश्चित किया है। भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? भारत में जो रबड़ है उसका पौधा कहाँ से लाया गया था? तो ये ब्राज़ील से लाया गया था। कहाँ से लाया था? ब्राज़ील से लाया गया था। रबड़ अमेजन बेसिन ब्राज़ील के जंगली रूप में उगने वाला हेविया ब्राज़िलिनियस वृक्ष के दूध से जमकर प्राप्त किया जाता है और इसके जो बीज वर्ष की तरह 1976 में पारा ब्राज़ील जो कि है से भारत लाए गए थे और 1895 में दक्षिणी केरल के पहाड़ी वाले ढालों पर इनको लगाया गया था। ठीक है, तो जो रबड़ है वो कहाँ से आया? ये आया ब्राज़ील से आया। कब आया था? 1876 में आता है और लगाया कब गया था? 1895 में। कहाँ लगाया था? दक्षिणी केरल के पहाड़ी वाले ढलानों पर लगाए गए थे। इसका नाम भी क्या है? जो है कि हेविया ब्राज़िलिनियस वृक्ष के दूध से जमकर प्राप्त मिलता है रबड़। ठीक है, ध्यान रखा, ये काफ़ी फैक्ट इसमें क्लियर हो गए। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्में कैसी होती हैं? तो ये अरेबिक होती हैं। कैसी होती हैं? अरेबिक होती हैं। भारत में कहवा की 2 प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, एक है अरेबिका और दूसरा रोबस्टा। यह उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्में हैं। अरेबिका है। अरेबिका कॉफ़ी मूल रूप से अफ्रीका के इथोपिया देश का पौधा ये है। मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों सही हैं। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाजों में से हैं, तो ये तो है ही। यद्यपि इनमें से मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें से पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं और भूसी भी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसलें नहीं हैं? ठीक है, नहीं है तो कौन नहीं? गेहूँ नहीं है। ठीक है, खरीफ फसलों के अंतर्गत चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि आते हैं और जबकि रबी की जो फसलें होती हैं इनके अंतर्गत गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी आदि फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ फसलों के लिए उष्णकटिबंधीय एवं रबी फसलों के लिए शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु लाभकारी होती हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये है तिरुचिरापल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में है स्थित है। यह केले के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, फसल सुधार एवं फसल संरक्षण पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादक नहीं करता है? कौन सा राज्य में से इलायची का उत्पादन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? उड़ीसा नहीं करता है। ठीक है, छोटी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु हैं, जबकि बड़ी इलायची के मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार से उड़ीसा इस इलायची का उत्पादक देश में से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का ये आपका पार्ट 1 समाप्त होता है। इसके आगे हम पार्ट 2 करेंगे। 15 क्वेश्चन को हम सेटअप करेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से रियलाइज कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।